हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। अभी आज हम इस वीडियो में फिर से पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 76 नंबर पर था, जो कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो जम्बल्ड ऑर्डर में पार्ट्स थे गिवन सेंटेंस के एंड वी हैव टू अरेंज देम। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं एक मेथड आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। सबसे पहला सेंटेंस, वैसे तो सेंटेंस हो चाहे, चलो मैं इसकी बात करती हूँ। एक सेंटेंस के पार्ट्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्टिव सेक्शन चाहिए। मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? अक्सर सब्जेक्ट से होती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज विद सब्जेक्ट। तो इस लाइन को बनाने के समय पर हमें देखो हमेशा देखना चाहिए ऑप्शंस क्या हैं। पी, क्यू, आर, ओ सब ऑप्शंस हैं, देखा जाए तो ना, पी, ओ, क्यू, आर सब ऑप्शंस हैं। तो हम पहला जो पार्ट होगा, जो सबसे पहला पार्ट होगा वो कौन होगा? नॉर्मली इट इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्ट। सो आप देख सकते हैं एंड का मतलब ये कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज बिगिनिंग हम एंड से नहीं करेंगे। सेकंड देखो फॉर ही ओनली है ना, तो यहाँ पर सेकेंड वाला भी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बिगिनिंग नहीं कर रहा है। थर्ड में आप देखोगे द स्टूडेंट्स लुक्ड अप फॉर फ्रॉम द ग्रास, तो जो थर्ड है वो हमारा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंड वाला भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन के बेसिस पर हमें पता चल गया कि जो क्यू पार्ट है दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हमारा पहला पार्ट है सेंटेंस का। अब हमारे पास में क्यू वाली ऑप्शन है, लेट्स रीड इट अकॉर्डिंगली। हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखिए पहला पार्ट इज सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट is Q. So the student looked up from the grass. Second is O. And listen, but he could not. Third is R. Understand. देखो but he could not understand. आप देख सकते हो पेयर बन पा रहा है ना। But he could not understand what the nightingale was saying to him. For he only knew the things that are written down in books. तो यहाँ पर वो, अच्छा आपके मन में शायद आया हो, मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मैं भी बता दूँ आपको। फॉर एक प्रेपोजिशन होती है जिसके बाद हम अक्सर किसको ऐड कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को। लेकिन फॉर के बाद ये ही कैसे पॉसिबल है? बिकॉज फॉर इज़ नॉट अ प्रेपोजिशन हेयर, इट्स अ कंजंक्शन हेयर। ये पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने वाला कंजंक्शन बना हुआ है। तो दैट्स वाई फॉर यानी कि बिकॉज ही ओनली न्यू द थिंग्स दैट आर रिटन डाउन इन बुक्स, कि वो वही चीज़ें समझ पाता था। नाइटिंगेल के वर्ड्स कैसे समझता है, उसका ट्यून कैसे समझता है, वही चीज़ें समझ पाता था जो बुक्स में लिखी रहती थी, राइट। तो हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही गया ना। हमने सबसे पहले ढूंढा क्या? लाइन का सब्जेक्ट कौन हो सकता है। एंड से लाइन शुरू नहीं हो सकती, फॉर ही से लाइन शुरू नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तब लाइन बिगिनिंग कंसिडर की जाएगी। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था। पैरा सेंटेंसेस पार्ट्स को हमने अरेंज किया। आई होप क्लैरिफाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन 77 क्या कहता है? Select the most appropriate option to fill the blank. He dash all his pressure to open the box. सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस की आपको मीनिंग पता होने चाहिए। फर्स्ट का मतलब होता है पुट फोर्थ, इसका मतलब ही होता है बल लगाना। तो आप अगर मीनिंग जानते होंगे तो आप पहले आंसर ही मार्क कर देंगे सीधा, क्योंकि बॉक्स को ओपन करने में बल लगाया, यही मीनिंग दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट बाय का मतलब क्या होता है? पुट अप का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये मीनिंग्स पता होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो पुट फोर्थ मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब होता है जोर लगाना, बल देना किसी चीज़ पर, है ना, या अपना ओपिनियन आगे रखना भी इसका मीनिंग होता है। पुट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ले या कीप करना, रखना। पुट योर बैग डाउन हम ऐसे बोल देते हैं। पुट बाय का मतलब होता है जब हमने कुछ पैसा, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ पैसा रख छोड़ो, उस खर्चे के लिए कुछ पैसा रख छोड़ो। तो कोई मनी या कोई फाइनेंस आपको कीप सेफली, उसको सेफली रखना, फॉर सर्टन रीज़न रख छोड़ना। पुट अप का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। तो लाइन के मीनिंग के अकॉर्डिंग वी नीड वो वाला वर्ब जिसका मतलब होता है जोर लगाना, बल लगाना, ठीक है। तो इसी बेसिस पर आंसर है फर्स्ट। तो मैं एक पॉइंट आपको हमेशा गाइड करती हूँ, इन वीडियोस को देखने का बेनिफिट ये भी तो है ना कि हमें पता चल जाता है कि हमने इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें क्या क्या लर्न करना है। तो आपको ये फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये ज़रूर आती हैं पेपर में, फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर आती हैं, तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब ज़रूर लर्न करें। एक ही वर्ब उठाएं, उसी वर्ब से जोड़े प्रेपोजिशन लिस्ट निकाल लें, गूगल से मिल जाएगी, इट्स ओके।
हमारी बुक में भी है, गूगल से भी मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करना फ्रेजल वर्ब्स विद मीनिंग। तो आप फ्रेजल वर्ब्स को याद करें, रोज़ के 2-3 वर्ड्स भी याद करते हैं तब भी आपके हाथ में बहुत कुछ होगा। बट इसको याद रखने का, मेमोराइज़ करने का, इसको रिटेन करने का एक ही तरीका है कि इसको हर दिन रिवाइज़ करें। रीड किए हुए को वंस नहीं, ट्वाइस नहीं, हर दिन रिवाइज़ करें, आपको याद हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाबी का क्वेश्चन आया। एक वर्ड है आर्कियोलॉजी, है ना। आर्कियोलॉजी एक वर्ड है। आर्कियोलॉजी में लॉजी कौन होता है? लॉजी होता है स्टडी, बेसिकली स्टडी को बोला जाता है। लॉजिस्ट क्या होता है? लॉजिस्ट होता है जो उस स्टडी को करने वाला। सेकंड वर्ड देखिए, पहला तो देखिए आंसर है पुरातत्व विज्ञान, है ना। विज्ञान से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, स्टडी है ना। प्राचीन मतलब एंशंट, पूर्वज मतलब एंसेस्टर्स, और ये जो दर्शन शास्त्र है ना, इसको बोल सकते हैं फिलोसोफर, आई थिंक, है ना। ये तीनों नहीं गए तो आंसर कौन गया? एलिमिनेशन से। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड तो आप एलिमिनेट तो कर सकते हैं ना। प्राचीन का मीनिंग आप जानते हो, अगर पूर्वज का मीनिंग आप जानते हो, अगर दर्शन शास्त्र का मीनिंग अगर आप जानते हो, तो you'll be able to deal with the question। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है when you don't know the direct answer। सो ये था वकैब का क्वेश्चन। पंजाबी चेक कर रहा है, वकैब भी चेक कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिया है इसका ऑपोजिट ढूंढना है। पहली बात तो इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो एप्रोप्रियस का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना डेरोगेटरी, जैसे हम बोल सकते हैं डेरोगेटरी वर्ड होता है ना, उसका जो ये वर्ड है ना, इसका और दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ऑब्सीन का मतलब भी होता है मतलब गलत, जैसे कह ले ऑब्सीन, फिल्थी, डर्टी, है ना। फिल्थी या डर्टी यानी कि अश्लील वर्ड बोलते हैं ना, वो इसके साथ में रिलेट होता है। और इंसल्टिंग भी आप सब समझते होंगे। इंसल्टिंग का मतलब बेइज्जती से जाता है, यानी ये वर्ड जो है नेगेटिव है। डेरोगेटरी जिसको बोल सकते हैं, ये वर्ड जो है ये नेगेटिव है। इसके साथ ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। और हमें क्या ढूंढना है? ऑपोजिट ढूंढना है, तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम एलिमिनेशन से ही जाते हैं तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बनता है, बोथ कंट्रीज हैव कॉल्ड फॉर अ मॉडरेट अप्रोच टू द यूज ऑफ फोर्स, है ना। दिस इज फोर्स। तो ये आप देख सकते हो हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को। हमने तो सेंटेंस ही नहीं पढ़ा था पहले, हमें कहा गया जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो जो वर्ड है इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है डेरोगेटरी। तो इसके बाद जो ए ऑप्शन है वो भी डेरोगेटरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑब्सीन का मतलब होता है एक तरह से डर्टी। इंसल्टिंग आप सब जानते होंगे शायद, इंसल्ट से निकला ये वर्ड, बेइज्जत से निकला वर्ड, दैट मीन्स द मीनिंग इज नेगेटिव। दैट्स वाई मॉडरेट कैन बी द आंसर हियर इन द लाइन। तो यही तरीका है इसको कर पाने का, है ना। वर्ड के मीनिंग आने चाहिए तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 79। नाउ वी हैव क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में क्या है? फिर से अरेंज करना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस का बिगिनिंग गिवन है, देखो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो while the first part is in the correct place। फर्स्ट पार्ट अपनी सही जगह पर है and the remaining labeled P, Q, R, S are jumbled up। और जो बाकी के हैं उनको P, Q, R, S नाम दिया हुआ है, वो jumbled है, ठीक है। और अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट सेंटेंस। एक सेंटेंस बनेगा लेकिन उनको अरेंज करना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, जब भी आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अरेंज करना होता है, एक ही सेंटेंस के टुकड़ों को बिखरा हुआ है उनको अरेंज करना है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ ना कि सबसे पहला पार्ट होता है हमेशा सब्जेक्टिव पार्ट, जो फिलहाल हमें यहाँ गिवन है ना। हमें पता है लाइन की बिगिनिंग यहीं से होगी। अब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिमेनिंग सेक्शन को अरेंज करते हैं। देखो, माई ग्रैंड मदर सेड दैट सिंस, अब देखो सिंस चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी, माई ग्रैंड मदर सेड दैट सिंस चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी। कोई अरेंजमेंट, कोई पेयर, कोई एग्रीमेंट इन दोनों पार्ट्स के अंदर नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई पी हमारा सेकंड फर्स्ट पार्ट पी नहीं हो सकता। तो जो भी पी वाली ऑप्शन है उसको क्रॉस कर दिया हमने यहाँ पर। फिर माई ग्रैंड मदर सेड दैट सिंस नॉट गोइंग, तो सिंस नॉट गोइंग पहले सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो ही तो नॉट गोइंग आएगा। दैट मीन्स क्यू कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। और फिर माई ग्रैंड मदर सेड ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट, ये जा सकता है। और अगर हम कहते हैं माई ग्रैंड मदर सेड दैट सिंस हैड, क्या सिंस के बाद बिना सब्जेक्ट के हैड लगा सकते हैं? नहीं। क्या सिंस के बाद बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नॉट गोइंग लगा सकते हैं? नहीं। क्या सब्जेक्ट के बाद यहाँ चैप्टर
सीधा जोड़ सकते हैं सिंस के बाद, नहीं, तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनता है, आर वाला। तो आर वाली ऑप्शन को हम फिर भी रीड करेंगे, ये तो क्रॉस हुआ, आर वाला ऑप्शन फिर भी हम रीड करेंगे, वेदर इट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट और नॉट, हमें चेक कर लेना चाहिए सो दैट वी विल नॉट बी एबल टू वी डू नॉट मेक मिस्टेक्स। तो आगे माई ग्रैंड मदर सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, यानी आर पढ़ रही हूँ मैं, ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट, अब फर्स्ट के साथ क्या जाएगा, चैप्टर, देखो only a few hours before the close of the first chapter of her life, she, जैसे she आया we need verb behind this subject, है ना, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। तो आपने देखा पहले पार्ट में वी आर गिवन सब्जेक्टिव केस विद वर्ब, दैट के बाद में कंजंक्शन सिंस आया, सिंस के साथ में हमने बिगिनिंग किया, समझते हो ना, कंजंक्शन के बाद क्या होता है, सिंस के साथ हमने बिगिनिंग किया सेकंड लाइन का, तो ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा बिगिनिंग हुआ। फिर इसके बाद हमने जब जैसी इस लाइन के बाद चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी आया ना, तो शी के बाद हमें वर्ब चाहिए जो कि हमारे एस पार्ट में गिवन है, हैड वाला लाइन कंटिन्यू हुआ। फिर इसके बाद हैड वाली लाइन में आप देख सकते हो शी वॉज आया ना लास्ट में, देखो ये पेयर बनते जा रहे हैं, शी वॉज नोट ओनली, इधर ये जो शी आया था ये हैड के साथ कनेक्ट किया गया। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पार्ट ढूंढना होता है, अगर सब्जेक्टिव पार्ट गिवन हो तो उसका सेकंड पार्ट ढूंढना होता है और अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को कट करना होता है सो दैट लास्ट में बची ऑप्शन को आप चेक कर सकें। तो ये स्मार्ट वे है करने का। तो अगर आप ऐसे करते हैं, you'll be able to save your time, you'll be able to get the correct one. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में रहा था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर इन द यूज ऑफ आर्टिकल। देखो कितना अच्छा है ना, ये पेपर में बता देता है किस टॉपिक को चेक करना है आपने, तो आर्टिकल्स को चेक करना है। आप देख सकते हो चारों सेंटेंसेस में ऑब्वियसली आर्टिकल्स हैं। शी फाउंड अ लॉस्ट वॉलेट ऑन द स्ट्रीट येस्टरडे, तो लॉस्ट में कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉलेट के लिए आर्टिकल लग रहा है, लॉस्ट के लिए नहीं लग रहा। लॉस्ट में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से ए एन में से ए आया, एन नहीं आ सकता, तो देयर इज़ नो मतलब हमने ढूंढना क्या है जिसमें एरर है, तो ये तो करेक्ट है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं बना, ठीक है। आई नीड टू बाय एन नहीं अ, आर्टिकल एन ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन दैट हैज़ वोवल टोन, यूज बिफोर अ वर्ड दैट हैज़ वोवल टोन, तो ये गलती है यहाँ पर, ये रॉन्ग हुआ, यानी आंसर ये है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसी वजह से ये आंसर है ना, हमने वही ढूंढना था जिसमें एरर है। ये बहुत स्मार्ट वे करने का, अगर कहीं पर ऐसा तो ये आंसर है कि नहीं है, वो गलत सेंटेंस है, इसीलिए वो आंसर है, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रॉन्ग ऑप्शन। वुड यू लाइक एन ऑरेंज, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ गोइंग टू अडॉप्ट अ डॉग, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द एनिमल शेल्टर, समझते हो, एन एप्पल में भी एन बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो ये वाला आर्टिकल जो है, न्यू फोन जो है, वो एक कॉन्सोनेंट बिगनिंग है, तो इसीलिए इसके साथ में कॉन्सोनेंट साउंड से बिगनिंग है, तो इसीलिए इसके साथ में ए एन में से अ जा सकता था, एन नहीं, दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, और ये रॉन्ग सेंटेंस हमारा आंसर बन गया। आई होप समझ में आ गया हो ये सब आपको। सो ये था हमारा क्वेश्चन जो इस पेपर में था, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। तो एरर वाला है, इसमें भी आपने एरर ढूंढना है उस पार्ट में जिसमें इसमें भी आपने आंसर उसको मार्क करना है जिस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर किसी पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो नो एरर है। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाई दिस पार्ट इज रॉन्ग। सो द क्वेश्चन इज द company's monthly expenditure grew up by $50,000 when the management decided to buy computer chips from Taiwan. सो आप देख सकते हो यहाँ पे नाउन के अंदर हम ये चीज़ सीखते हैं, एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है, आंसर 3 बना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट गलत है ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे द कंपनी वाला पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट गलत है ना, आंसर तो 3 बना, लेकिन गलती क्या है? जब भी हम पोजेसिव केस सीखते हैं ना, केस ऑफ पोजेशन सीखते हैं, तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी सिखाया जाता है, बट ये जो अपॉस्ट्रॉफी है ना, ये किसके लिए है? या तो ह्यूमन्स के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए है, यानी जो एक नेम ह्यूमन का होगा उसके साथ में जा सकता है, वेदर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जैसे हमें कहना है ये तो राम की किताब है, तो हम कहेंगे राम्स बुक, और हमें कहना है ये तो उस लड़के की किताब है, तो हम कहेंगे बॉयज़ बुक।
तो बॉय और राम दोनों ह्यूमन बींग्स है, दैट्स वाई अपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद इट। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि एक नाउन जो ह्यूमन नहीं है बट फिलहाल वो एक लाइन में ह्यूमन बतौर शो किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो जब भी पर्सोनिफिकेशन होगा, पर्सोनिफाइड नाउन होगा, तब भी ये अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, यानी कि दूसरा पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफाइड नाउन का भी रजे आपको एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे हम कह देते हैं ना ये अर्थ चिल्ड्रन, अर्थ इज़ अ प्लैनेट बट वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस विद इट व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ह्यूमन। तो जब ये ह्यूमन बतौर एक्सप्रेस किया जाता है देन वी कैन यूज़ अपोस्ट्रोफी एस विद दिस नाउन। तो कोई भी नाउन व्हेन इट इज़ अ ह्यूमन केस वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस विद इट, बट इफ़ इट इज़ पर्सोनिफाइड, इफ़ नाउन इज़ पर्सोनिफाइड, अगर नाम पर्सोनिफाइड हो, पर्सन शो किया जा रहा हो, इंसान नहीं है लेकिन इंसान शो किया जा रहा है इन डिस्क्रिप्शन, तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस ले सकते हो। तो कंपनी किसी भी तरीके से इंसान नहीं है ना, कंपनी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, कंपनी इज़ नॉट पर्सोनिफाइड हियर। कोई भी कहीं से भी ऐसा नहीं लिख रहा है कंपनी, कंपनी ही दिख रही है। तो ये एक कंपनी, एक कलेक्टिव नाउन, एक नॉन लिविंग बॉडी जैसा, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं जा सकता। तो व्हेन वी मेक करेक्शन क्या होगा, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ऐसा होना चाहिए। कंपनीज मंथली एक्सपेंडिचर के जगह पर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस दिस थॉट। तो ये ग्रामेटिकल बेस रॉन्ग हुआ, नाउन पॉइंट ऑफ व्यू से गलती है, तो दैट्स वाई आंसर बनता है थर्ड ऑप्शन। है पहला पार्ट गलत लेकिन आंसर कौन है, थर्ड, क्योंकि पहला पार्ट थर्ड नंबर पे मेंशन्ड है। सो द कंपनीज मंथली एक्सपेंडिचर ग्रू अप के जगह मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ग्रू अप, राइट। तो ये था हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2024 में ही हुआ है। इन पेपर्स को देखकर थोड़ा सा आपको हेल्प होगी, आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे, तब तक आप स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।